हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समाजशास्त्र की एक नई टॉपिक इमाइल दुर्खिम को पढ़ने जा रहे हैं। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपने अहम योगदान के फलस्वरूप इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। इमाइल दुर्खिम का जन्म फ्रांस के एक छोटे से कस्बे एपिनाल में हुआ था। एपिनाल एक पहाड़ी एरिया है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को हुआ था और ये मुख्य देखा जाए तो अपने कार्यकाल में 1970 तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। ये प्रारंभिक रूप से देखे तो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। फ्रांस के एपिनाल पहाड़ी प्रदेश में यहूदियों के रब्बी पुरोहित परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब ये यहूदी देखें तो ये कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। कैथोलिक एक कट्टर धर्म होता है। ईसाई के अंदर दो प्रकार के धर्म होते हैं, कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट आधुनिक विचारधारा को मानने वाले लोग होते हैं और कैथोलिक पुराने विचारों को मानने वाले और रूढ़िवादी रूट्स टाइप के लोग होते हैं। आगे देखें तो हर्ब्यू नामक पादरी के लेखों से परिचय हो गया। इनका हर्ब्यू नामक पादरी के विचारों से परिचय होने के कारण ये उनसे प्रभावित थे और उनके कुछ विचारों को अपनाने भी लगे थे और इन्होंने ठान लिया था कि मैं पुरोहित व्यवसाय ही अपनाऊंगा। खासकर इनकी रुचि पुरोहित व्यवसाय में थी और बड़े होकर ये रब्बी बनना चाहते थे। दुर्खिम कैथोलिक अध्यापिका के प्रभाव में आकर धार्मिक कृत्य करने लगे थे और उनकी अध्यापिका भी ऐसी मिली उनको कि उनके प्रभाव में आकर धार्मिक कृत्य करने लगे और अनुभव के साथ ही धीरे धीरे बड़े होते गए और उन्होंने सोच लिया कि मैं बड़ा होकर एक पादरी बनेंगे। अब धीरे धीरे बड़े होने के बाद कुछ चेंजेस, पारिस्थितिक चेंज, मेंटली चेंज होने के बाद इनमें धार्मिक कट्टरता समाप्त हो गई। अब वो धार्मिक कट्टरता पूरी तरह समाप्त हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखें तो एपिनाल में हुई थी। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में देने की इनकी अंदर से प्रतिभा थी। ये लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के अध्ययन किया था इन्होंने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इनका काफ़ी हद तक अच्छा था। इनकी शिक्षा डी एकिनाल लिसोलू इस दी लील ग्रांड एंड इकोल नॉर्मल सुपीरियर डी पेरिस में शिक्षा प्राप्त की थी। वहाँ के उनके स्कूलों के नाम थे और इनकी कॉलेज स्नातक पेरिस में ही हुई थी। पेरिस के इकोला अकादमी में इन्होंने इसकी स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी कॉलेज की और इकोल नामक संस्था में 1882 को अध्ययन पूरा किया। 1882 और 1887 पेरिस के निकट 3 प्रांतीय हाई स्कूलों में दर्शन शास्त्र के अध्ययन का कार्य भी किया। इन्होंने स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद 3 4 5 साल तक इन्होंने 3 हाई स्कूलों में अपना दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था और 1805 को जर्मनी चले गए थे। पेरिस के बाद ही यूरोप में आ गए थे, पश्चिमी यूरोप में जर्मनी में आ गए थे। वहाँ भी इन्होंने अर्थशास्त्र, लोक विज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया था। इस समय ये वुंड जो साइकोलॉजी के अध्यक्ष थे। वुंड के जर्मन में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में दुर्खिम से बहुत अधिक प्रभावित थे। 1890 में दुर्खिम ने समाज का डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन पर इन्होंने विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि इनको मिली थी। फिर इन्होंने 1896 से बोर्डिंग्स की विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे एस्पिनाज, उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे और ये बोर्डिंग्स विश्वविद्यालय में पढ़ाने भी प्रोफेसर के रूप में इनका कार्य भी मिल गया था। फिर 92 को जर्मन से पेरिस चले गए थे, फ्रांस चले गए थे, पुनः पेरिस चले गए और मृत्यु पर्यंत वहीं अध्ययन कार्य किया था। 1913 को शिक्षा व समाजशास्त्र दोनों मिक्स्ड विभागों के विभागाध्यक्ष भी रहे। 1830 के बाद 1830 में इन्होंने कुछ कार्य किए थे। इन्होंने जो ऑगस्ट काम्टे जो समाजशास्त्र के फादर ऑफ फाउंडर कहे जाते हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया था और समाजशास्त्र विषय में जो भी
रूमर्स थे, भ्रांतियाँ थी, उनको दूर करने का काम भी इन्होंने किया था। इनकी पत्नी थी लुइस ड्रेफस। ये भी इनकी एक तरह से बहुत ही सपोर्टेड नेचर की थी। इनके मृत्यु के बाद इन्होंने ही इनकी कई बुकों को प्रकाशित, दुर्खिम की कई बुकों को प्रकाशित कराने का कार्य किया था। कई लेखें इनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई थी। उन्होंने लिख के छोड़ दी, इनकी वाइफ ने उनको प्रकाशित करवाई। इनकी पुत्री मेरी और पुत्र आंद्रे थे। जो यूरोप में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1940 से 1918 के बीच में, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उनकी चपेट में आने से इनके पुत्र और उनके कई सहयोगी, इनके शिष्य आदि की मृत्यु होने के कारण ये एक तरह से इंटरनली टूट चुके थे। इनके मानसिक आघात के कारण 1960 को ये बीमार रहने लगे थे और 1970 को 15 नवंबर 1970 को ये मृत्यु 59 ईयर्स की एज में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। यूरोप में विश्व युद्ध के समय उन्होंने समाचार पत्रों में अपने लेखों से देशवासियों का मनोबल बढ़ाया और देशभक्ति की भावना उजागर थी। इन्होंने अपने इनके देखे तो इनके लेखों में किस प्रकार के इनके लेख थे, किस प्रकार की अध्ययन पद्धति अपनाई और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, आगे हम पढ़ते हैं। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, इनका कोटेशन थी एक समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। इनकी अध्ययन पद्धति देखें तो प्रत्यक्षवाद अध्ययन पद्धति थी, जो प्रत्यक्षवाद ऑगस्ट काम्टे ने अपनाई और उनको वास्तविक पिता होने के नाते इन्होंने ऑगस्ट काम्टे के विचारों को ग्रहण किया। इन्होंने प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविटी को अपनाया, जो हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके देख सकते हैं, वही प्रत्यक्षवाद है। इन्होंने सामान्यवादी की समाज के बारे में और मुख्यतः प्रकारवादी माने जाते हैं और प्रयोगात्मक और तुलनात्मक रूप से इन्होंने तुलना की दो समाजों के बीच में और प्रायोगिक विधि को अपनाया। इनके प्रभावित देखें तो किस स्पेंसर से प्रभावित थे, साइमन मोंटेस्क्यू आदि से प्रभावित थे और उनको समाजशास्त्र का वास्तविक पिता भी माना जाता है। अब इनके सिद्धांत को देखें तो इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत दिया। सामूहिक प्रतिनिधान के सिद्धांत का तात्पर्य है कि इनका मानना था कि समाज एक कम्युनिटी, एक एकता के रूप में कार्य करता है। यानी कोई भी चीज़ एक अकेला व्यक्ति कर सकता है, उसको हम परंपरा रिचुअल्स नहीं कह सकते। जब समाज में समूह इकट्ठा होकर कोई कार्य करते हैं तो हम उसको बोलेंगे सामूहिक प्रतिनिधान। इन्होंने सामाजिक तथ्यों, दुर्खिम का प्रकार्यवाद में इन्होंने धर्म पर बात की, समविभाजन और अपराध, इन तीनों पर मुख्यतः बात की है। इन्होंने आत्महत्या पर अपने विचार दिए और समाज के प्रकार और शिक्षा पर इन्होंने मुख्य रूप से पॉइंट ऑफ व्यू किया है। अब इनकी बुक देखें तो इनकी सबसे पहली बुक जो इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1993 में इनको उपाधि मिली थी। रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड 1995 में आई थी। सुसाइड 1997 में आई थी। जो इनके बुक और इनके अध्ययन की पद्धति, इनके अध्ययन के विषय पर कई हद तक सिमिलरिटी मिलती है। एलिमेंट्स फ्रॉम और रिलीजन लाइफ 1920 और सोशलॉजी और एजुकेशन 1922 में इन्होंने कई बुक प्रकाशित की। इनकी बुक थी सोशलॉजी ऑफ फिलॉसफी, मॉरल एजुकेशन आदि बुक इनके लुइस ड्रेफस ने प्रकाशित करवाई थी। आगे हम सामाजिक प्रतिनिधान और सामाजिक तथ्य की बात करें तो सबसे पहले हम तथ्य के देखते हैं। तथ्य क्या है? जब दुर्खी ने सोशल फैक्ट की बात की है तो सोशल फैक्ट होता क्या है? कोई वस्तु हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई अनुभव हो सकती है, कोई क्रिया हो सकती है, व्यवहार का एक पक्ष जिसका परीक्षण वैश्विक रूप से संभव है। यानी हमारे अंदर जो भी विचार है ना समाज को लेकर, वो एक सोशल फैक्ट है। सामाजिक तथ्य व्यवहार, सोचने, अनुभव करने के ऐसे तौर तरीके हैं जो व्यक्ति से बाहर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तथा जिसके बाध्यता की शक्ति होती है और जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार समाज में सामाजिक तथ्यों को डिफाइन कर सकते हैं। विशेषता है कि इनमें बाह्यता होती है, बाध्यता होती है, सार्वभौमिकता होती है और वस्तुनिष्ठता होती है। यानी कोई भी सामाजिक तथ्य देखे तो वो समाज सार्वभौमिक रूप से सभी समाजों में पाए जाते हैं। इनमें वस्तुनिष्ठता होती है, ये समाज से बाह्य होते हैं और
इनको मानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समाज एक प्रेशर डालता है व्यक्ति के ऊपर कि आपको समाज में रहना है तो आपको हमारे ढंग से कार्य करना ही होगा। तो इसलिए व्यक्ति के ऊपर ये बाध्य होते हैं, इनको कोई ना कोई रिचुअल के थ्रू मनवाना पड़ता है। जैसे कि एक व्यक्ति का विचार है कि हमारे समाज में ही हर कोई व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करना पड़ेगा। ये एक सोशल फैक्ट है। क्या हो गया? सोशल फैक्टर। अब ये सार्वभौमिक रूप से सभी समाजों में देखने को मिलता है। सभी जाति अपनी चाहती है कि हर व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करे। क्या हो गया? सार्वभौमिकता। ये वस्तुनिष्ठता हो गई कि इसको ऑब्जेक्टिव रूप से मानना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल रूप से मानना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा उधर, उसको वस्तुनिष्ठता आ गई। बाह्य होते हैं कि व्यक्ति दूसरे समाज से बाह्य होते हैं, व्यक्ति को दूसरा कोई है उसको भी मानना पड़ेगा। और बाध्य होते हैं, बाध्य के मतलब ये मानना तो मानना ही है, बाध्य है, नेसेसरी है, मानना है। इस प्रकार ये तीनों रिचुअल्स कहीं सोशल फैक्ट में देखे जा सकते हैं। कोई भी सोशल फैक्ट, कोई भी रिचुअल्स हो सकता है, इसमें तीनों चीज़ देख सकते हैं। बाह्यता का अर्थ है कि व्यक्ति जब समाज में रहता है तब तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन समाज के बाहर चला जाता है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, तब भी उसको वो रिचुअल्स फॉलो, बाद में भी उसी व्यक्ति के वो कहते हैं ना, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी। तो जीवन के साथ तो इसको रिचुअल मानना ही पड़ेगा, जीवन के बाद बाद में भी ये रिचुअल्स उसको फॉलो ही करने पड़ेंगे। एक व्यक्ति से समाज नहीं चलता, समाज एक कम्युनिटी है। हर व्यक्ति का अपना अपना डेफिनेशन होने के बाद भी हर कोई व्यक्ति समाज के नज़रिए से ही देखता है। इन्होंने समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अब इन्होंने सामाजिक तथ्यों के सामाजिक तथ्यों के प्रकार है, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं जो सबको मानने ही पड़ते हैं। व्याधिकीय यानी अपराध की तीव्र प्रवृत्ति। व्याधिकीय होती है कि अगर कोई सामाजिक तथ्य बढ़ रहा है तो समाज उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे अपराध की तीव्र वृद्धि से व्यक्ति को सीख मिल सकती है। इस प्रकार इन्होंने सामाजिक तथ्य की दो प्रकारता है। आलोचना क्यों हुई? सोरोकिन ने माना है कि भौतिक और मनोवैज्ञानिक अंतर करने में असमर्थ थे। इन्होंने भौतिक और मनोवैज्ञानिक अंतर करने में असमर्थता पाई है इन्होंने इसमें। और टार्डे ने बताया कि व्यक्ति को निकालकर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इन्होंने समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और टार्डे ने कहा था कि व्यक्ति भी तो इम्पोर्टेंट है, उनको भी तो इम्पोर्टेंस दीजिए थोड़ा सा। वहीं सामाजिक बाह्यता का नियम सभी घटनाओं पर लागू नहीं है, वे केवल कानून और नैतिक नियम ही कर सकते हैं। जैसे कि बाह्यता, सामाजिक बाह्यता यानी समाज व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। व्यक्ति निकल भी जाए तो समाज उसको रिचुअल को फॉलो करेगा ही करेगा। तो सामाजिक बाह्यता के नियम सभी घटनाओं पर लागू नहीं हो सकते, ये केवल कानून और नैतिक नियमों पर लागू हो सकता है, ऐसा मानना टार्डे का था। इनका महत्व है कि प्राकृतिक घटना को समझने में सहायक है, कार्यकारण समझने में भी सहायक है। इस प्रकार की घटना किस प्रकार की घटना सामाजिक तथ्य है, ये दोनों सामाजिक तथ्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। असामूहिक प्रतिनिधान का तात्पर्य कि समाज में विचार व धारणा है जो व्यक्ति विशेष नहीं अपितु संपूर्ण समाज के व्यक्तियों को धारण करती है। सामाजिक प्रतिनिधान क्या होता है? कोई एक व्यक्ति धारण नहीं करता, पूरा समाज उसको धारण करता है। जैसे कि तुलसी पूजन है, अभी क्रिसमस को तुलसी पूजन किया गया था, तो एक व्यक्ति ने फॉलो नहीं किया, क्रिसमस छोड़ो, अगर दिवाली को कोई दिवाली है, दिवाली को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्या एक व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा करता है इसलिए दिवाली मनाई जाती? नहीं, पूरा समाज उसको फॉलो करता है। पूरे समाज की धारणा है कि दिवाली को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, किन किन रिचुअल को फॉलो की जाते हैं, सब प्रकार से वही रिचुअल्स फॉलो होते हैं, इसलिए वो एक सामूहिक प्रतिनिधान है। अंत्यक्रिया के द्वारा जिस चेतना का जन्म होता है उसे सामूहिक रूप अभिव्यक्त किया जाता है। अंत्यक्रिया के द्वारा जिस चेतना का जन्म होता है, कि चेतना का जन्म हुआ और सब ने सामूहिक रूप से उसको अपनाया, अभिव्यक्त किया, उसे सामूहिक चेतना कहते हैं। कभी दिवाली अगर देखें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो कभी कभी दिवाली 2 दिन मनाई जाती है, जैसे कि इस साल 2 बार दिवाली मनाई गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक सामूहिक प्रतिनिधान के अनुसार अगर कोई ज्योतिषी, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर कहे कि दिवाली इस तारीख को नहीं इस तारीख को मनाई जाएगी, तो समाज सामूहिक प्रतिनिधान के अनुसार सब लोग उसी टाइम उसी समय पूजा करेंगे। ये होता है सामूहिक चेतना।
उसे सामूहिक अभिव्यक्ति किया जा सकता है। इसे दुर्खिम सामूहिक चेतना कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय झंडा व्यक्ति को एक फॉर्मेशन दे दी गई है कि झंडे में 3 कलर होते हैं और इसको हम राष्ट्रीय झंडे के नाम से जानेंगे। अब आपके सामने राष्ट्रीय झंडा आ गया तो आप उसका सम्मान करोगे। इसको बोलता है सबने उसको मान्यता दे दी। धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता को नेशनल बुक का दर्जा मिला हुआ है, तो सबने उसको फॉलो किया है। एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है इसको फॉलो करना। इसी प्रकार हम इसकी विशेषता देखें तो सार्वभौमिकता, सबने उसको अपनाया है, सार्वभौमिकता पाई जाती है। आदेशात्मक, ये आदेश होता है, जैसे कि एक व्यक्ति आदेश देता है कि हाँ इसको फॉलो करना है, तो वो आदेशात्मक होगा। सम्मान की भावना, एक झंडे के प्रति सम्मान की भावना होती है, किसी रिचुअल के प्रति सम्मान की भावना होती है, तो हम सम्मान की भावना के थ्रू अपने व्यक्तित्व के हिसाब से उसको अपनाते हैं। प्रतीकों के रूप में होता है, सम्मान प्रतीकों के रूप में होता है। ये राष्ट्रीय झंडा, ये नेशनल बुक, ये ना दिवाली, लक्ष्मी जी का त्यौहार, इसी प्रकार एक प्रतीकों के रूप में हमने इसको रिचुअल्स को फॉलो किया। इसमें एक रूपता होती है और अनुशासन और तटस्थ का भाव होता है। इसमें एक रूपता होती है, सभी लोग एक ही फॉलो करते हैं, एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं। इसमें तटस्थता का भाव होता है, कोई इस पर डिबेट नहीं करता, सब लोग को फॉलो करना है, ऐसे तटस्थता का भाव होता है। नियंत्रण की होती है, अगर कोई किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा तो उसको समाज बहिष्कार कर देगा या उसकी आलोचना करेगा। इस प्रकार नियंत्रण समाज करता है। अब कईयों ने इसकी आलोचना भी की है कि दुर्खिम ने समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, किसी वजह से व्यक्ति को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। कई रिचुअल्स किसी समाज में ही पाए जाते हैं। सभी समाजों में, हर समाज में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं और हर कोई कम्युनिटी अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करती है। टार्डे ने इसको मनोवैज्ञानिक बनाया है। टार्डे और सोरोकिन इसके आलोचक, मेन रूप से आलोचक माने गए हैं। बाध्यतामूलक दबाव, संकुचित अर्थ प्रकट बल्कि समाज में सहयोग और प्रेम भी होता है। ये एक तरह से प्रेशर के रूप में इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान को बताया कि समाज पर प्रेशर डालता है, लेकिन समाज में सहयोग और प्रेम भी तो होता है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने छिपाया है। आगे देखें तो इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान को अप्रतिमानित और व्यवस्था पूर्वक 2 भागों में बांटा है। अप्रतिमानित अलगाव और व्यवस्था पूर्वक। अब हम दुर्खिम के प्रकार्यवादी को पढ़ेंगे। प्रकार्यवादी इन्होंने धर्म पर दिया, श्रम विभाजन पर दिया और अपराध, इन तीनों पर इन्होंने अपना प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया। प्रकार्यवादी देखें तो स्पेंसर से बहुत अधिक प्रभावित थे। सामाजिक व्यवस्था में समाज एक इकाई या अंग द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को चलाने में दिया जाने वाला योगदान ही प्रकार्य है। एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण इकाई को चलाने में दिए जाने वाला योगदान ही प्रकार्य है। 2 अर्थों में प्रकार्य है, जीवन देने वाली गति की व्यवस्था के रूप में प्रकार्य और संपूर्ण व्यवस्था में उसकी आवश्यकता के रूप में प्रकार्य। जीवन देने वाली प्रकार्य यानी कार्य, प्रकार्य मतलब एक्शन। जीवन देने वाली गतिविधि की व्यवस्था के रूप में प्रकार्य का तात्पर्य कि हम रोजमर्रा की जो क्रिया करते हैं, खाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, गाना, इस प्रकार की क्रिया को हम जीवन देने वाली गतिविधि के रूप में प्रकार्य मान सकते हैं। वहीं संपूर्ण व्यवस्था की उनकी आवश्यकता के रूप में प्रकार्य की संपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता है ये प्रकार्य। यानी धर्म एक संपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता के रूप में देखा है इन्होंने कि अपराध भी एक आवश्यकता है। अगर अपराध नहीं होंगे तो व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि इस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और दूसरी बात है श्रम विभाजन, यानी हर व्यक्ति को अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है, डिवीजन में बांटा गया है। समाज जीवधारी के रूप में जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए हवा पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज को जीवित रहने के लिए कुछ आवश्यकता होती है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन गतिविधियों से होती है उन्हें प्रकार्य कहते हैं। जैसे परिवार, धर्म, नातेदारी। समाज को जीवित रहने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, नातेदारी आदि की आवश्यकता समाज को होती है। दुर्खिम का प्रकार्यवादी धर्म, श्रम विभाजन और अपराध से जुड़ा हुआ था। धर्म का से तात्पर्य कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास आचरणों की समग्र व्यवस्था है। पवित्र वस्तुओं से आचरण की समग्र व्यवस्था है।
जो इन पर विश्वास करने वाले को नैतिक समुदाय से आबद्ध करती है। यानी एक तरह से नैतिक मूल्यों में जोड़े रखती है धर्म। आप धर्म को देखो तो व्यक्ति को पवित्र आचरण करने से है, जो व्यक्ति को नैतिक मूल्यों में जोड़े रखती है, इसको हम धर्म कह सकते हैं दुर्खिम के अनुसार। वही धर्म पवित्र के प्रति विश्वास है। धर्म भाव्य परिस्थितियों में निकलने में भयावह यानी डरावनी, धर्म डरावनी परिस्थितियों में निकलने में मदद करती है और विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता को मान सकते हैं। धर्म भाव में अभिव्यक्ति है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। मैन रूप से इन्होंने धर्म को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। वहाँ पे इन्होंने देखा कि व्यक्ति टोटम को मानते हैं। टोटम कोई भी हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बाज का टोटम मानता है। वो ना तो बाज की पूजा करते हैं वो लोग, और ना ही वो बाज को देवता के रूप में मानते हैं, और उसको खाते भी नहीं है, क्योंकि उनके नॉन वेज चलता है तो उनको खाते भी नहीं है। इस प्रकार उन्होंने टोटम यानी पवित्र वस्तु से माना है। इन्होंने दो प्रकार के धर्म मानते हैं। टोटम पवित्र वस्तु जो सामूहिक चेतना है, अभौतिक मान सकते हैं, और टैबू अपवित्र। टैबू यानी अपवित्र, निषेध। भौतिक वस्तुओं को इन्होंने टैबू माना है और अभौतिक वस्तुओं को इन्होंने पवित्र और टोटम माना है। अपराध का प्रकार ये देखें तो व्यक्ति चाहता है कि समाज उसकी आवश्यकता की पूरी करे। जब समाज आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, हर व्यक्ति चाहता है कि समाज उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे, परिवार, नातेदारी, धर्म के आधार पर। लेकिन अगर देखें समाज पूरी करे, लेकिन जब समाज आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता तो व्यक्ति नियम मानना छोड़ देता है, और आवश्यकता के आधार पर आदर्शों, प्रतिमानों का अभाव, जब वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती तो नियम मानना छोड़ देता है। उसी को बोलते हैं अपराध का प्रकार। आदर्श प्रतिमानों का अभाव, आदर्शतात्मक संरचना का अभाव। एनोमी दुर्खिम का प्रकार्यवादी थे। दुर्खिम प्रकार्यवादी थे, इसलिए एनोमी अच्छा है। दुर्खिम प्रकार्यवादी थे, इसलिए बोलते थे कि आपराधिक प्रक्रियाएं होती हैं वो अच्छी होती हैं, ये सभी प्रकार के समाजों में पाई जाती हैं। एनोमी से समाज में कानून और सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर कोई अपराध नहीं करेगा तो समाज में कानून क्यों बनेंगे? समाज अगर कोई भी अपराध नहीं करेगा तो ट्रैफिक रूल्स क्यों बनेंगे? ट्रैफिक पर जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है वो क्यों खड़ी होगी? कोई सब हेलमेट लगाने लग जाएंगे तो कानूनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं हद तक अपराधों से समाज एक तरह से अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुसार प्रिपेयर करके रखता है कि अगर इस प्रकार की अगर कोई अपराध किया, नई तरीके का साइबर क्राइम आए तो उसके थ्रू उनके अलग अलग कानून बनेंगे। इस प्रकार अपराध जरूरी है समाज में। श्रम विभाजन का प्रकार्य एडम स्मिथ से लिया गया है। श्रम विभाजन सर्वप्रथम समाज में यूज हुआ कार्यों के बंटवारे के आधार पर। पहले माना जाता था समाज में दो प्रकार थे, प्रारंभिक समाज और आधुनिक समाज। अब देखिए तो प्रारंभिक समाज में श्रम विभाजन किस प्रकार बटा हुआ था? आयु और लिंग के आधार पर। आयु के आधार पर देखिए तो माना जाता है कि छोटे बच्चों से ये काम करवाएंगे, बड़े लोग ये काम करेंगे। बड़े लोग ना बाहर जाके शिकार करके आएंगे, छोटे बच्चे घर के काम करेंगे या इधर उधर की चीज़ों में हाथ बटवाएंगे। लिंग के आधार पर स्त्रियां घर का काम करेगी और पुरुष बाहर जाकर शिकार, पेड़ों पर चढ़कर फल वल तोड़ के लाएंगे। स्त्रियां उन फलों को इकट्ठा करेंगी। इस प्रकार प्रारंभ में आयु और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन बटे हुए थे। लेकिन आधुनिक समाज जटिल हो गया है तो श्रम विभाजन के तरीके भी बटे हुए हैं कि हर व्यक्ति को ऐसा कार्य दिया जाएगा जो उसमें विशेषीकृत हो, उसमें माहिर हो। हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार ऐसा कार्य, जैसे कि आप भी अपनी 10th क्वालिफाई करने के बाद ऐसी सब्जेक्ट का चूज करते हो जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, आप अच्छी तरह से उसको समझा सको, आप अच्छी तरह से उसको कमांड कर सको। इसलिए आधुनिक समाज में एक विशेषीकृत का समाज है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बायो लेगा। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो इंजीनियर की तैयारी करेगा। अगर हर कोई टीचर बनना चाहता है तो बीएड करेगा। इस प्रकार हर आधुनिक समाज एक विशेषीकृत समाज हो गया है। विशिष्ट कार्य विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा ही किए जाएंगे। एकता सुदृढ़ होगी। आर्थिक क्षेत्र में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में लागू है। नियंत्रण सुदृढ़ता के आधार पर। समाज दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। दुर्खिम ने दो प्रकार के समाजों की बात की है, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। यांत्रिक समाजों में देखा गया है कि जनसंख्या कम होती थी, ठीक है, कम नैतिक घनत्व होता था, लोग पास पास में रहते थे,
और नैतिक घनत्व तात्पर्य, यहाँ पे नैतिक घनत्व का तात्पर्य कि पास पास में रहने से नहीं, अन्योन्याश्रिता से। अन्योन्याश्रिता से तात्पर्य कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड कम थे। कोई भी कार्य करता था, एक राजा पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था, सैनिक भी हो सकता था, और वो अपने हर कार्य स्वयं कर सकता था। अपनी रक्षा भी स्वयं करनी पड़ती थी, वहाँ पे भरण पोषण का कार्य भी स्वयं करना पड़ता था, उसको शिक्षित भी स्वयं होना पड़ता था कई बार। तो इस प्रकार से अन्योन्याश्रिता कम थी, चेतना अधिक थी, लोग कॉन्शियसनेस थे अपनी चीज़ों को लेकर, और सामूहिक चेतना बहुत अधिक थी, और वहाँ पे दमनकारी कानून पाए जाते थे। लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को समझते थे, सामूहिक चेतना अधिक थी, और दमनकारी कानून पाए जाते थे। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसको सीधा मृत्युदंड दी जाएगी, खून का बदला खून से लिया जाता था। इस प्रकार बहुत दमनकारी कानून थे। लेकिन आधुनिक समाज को देखें तो अधिक जनसंख्या हो गई है, लोग एक दूसरे को कम ही जानते हैं शायद, और अधिक नैतिक घनत्व के है। अधिक नैतिक घनत्व तात्पर्य कि लोग एक दूसरे पर अन्योन्याश्रिता बढ़ गई है। पहले हर कोई अपने कार्य में विशेषीकृत है, लोग अपनी विशेषीकृत कार्य विशेषीकृत लोगों से करवाना चाहते हैं। अगर वो बीमार है तो डॉक्टर पास इलाज करवाना जाएगा, अगर उसको स्टडी करनी है तो वो एक टीचर के पास जाएगा, कॉलेज में एडमिशन लेगा। इस प्रकार हर कोई एक विशेषीकृत चीज़ें अधिक नैतिक घनत्व होने से एक दूसरे पर डिपेंड है, और सामूहिकता कम है, एक दूसरे को कम ही जान पाते हैं, सामूहिकता कम है। क्षतिपूरक कानून है, यहाँ पे कानून बहुत सालों तक, लंबे समय तक चलते रहते हैं। क्षतिपूरक कानून है, अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आप मुआवजा देकर छूट भी सकते हो, या आपको 10 वर्ष की कैद होगी बस। श्रम विभाजन पाया जाता है, हर कोई व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार विभाजित है। विशेषीकरण की मात्रा के आधार पर प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं। श्रम विभाजन के प्रकार, सामान्य श्रम विभाजन और असामान्य श्रम विभाजन। सामान्य श्रम विभाजन सामाजिक एकता में वृद्धि करता है, और असामान्य श्रम विभाजन दुष्प्रकारी है, अप्रतिमानित है, नियमों को न मानना। और दूसरा है कठोरता से लागू, अलगाववाद। वही देखें तो व्यवस्था मूलक श्रम विभाजन, योग्यता, दरकिनार, बेरोजगारी, बंधुत्व। इस प्रकार के सामान्य श्रम विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। एक अप्रतिमानित, दूसरा है अलगाववाद। अप्रतिमानित यानी नियमों को कठोरता से लागू या अलगाववाद, और व्यवस्था मूलक श्रम विभाजन, योग्यता, दरकिनार करना, बेरोजगारी, बंधुत्व। इस प्रकार के दुष्प्रकार देखे गए हैं। इस श्रम विभाजन के प्रकार को देखें तो एक तरह से श्रम विभाजन सामान्य श्रम विभाजन है, सामाजिक एकता में बनी रहती है। दूसरा है असामान्य श्रम विभाजन, अप्रतिमानित, नियमों को कठोरता से लागू करना, अलगाववाद हो जाता है, और व्यवस्था मूलक बेरोजगारी, बंधुआ, व्यवस्था के आधार पर श्रम विभाजन बांटा गया है। आलोचना, बर्गेस और बोगार्ट ने आलोचना की कि समाजशास्त्री सिद्धांतों की अपेक्षा व्याख्या की गई है। समाजशास्त्री सिद्धांतों की अपेक्षा व्याख्या की गई है। बर्गेस ने व्यक्तिवादी विषय पर टिप्पणी की है। बर्गेस का मानना था कि व्यक्तिवादी विषय पर अधिक टिप्पणी की गई है, समाजशास्त्री विषय पर नहीं, व्यक्तियों पर ज़्यादा टिप्पणी की गई है। जिस पर अन्य कारकों की अपेक्षा की गई है, जैसे जनसंख्या को भी श्रम विभाजन का एकमात्र कारक बताया गया है। अन्य कारकों की अपेक्षा की गई है। उन्होंने बोगार्ट ने बताया कि जनसंख्या घनत्व के अतिरिक्त अनेक कारक भी होते हैं जिसके कारण श्रम विभाजन होता है। इसलिए इनकी आलोचना कई हद तक बोगार्ट, बर्गेस ने की है, बार्न्स ने भी की है। इन्होंने 11 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। उनको मानना था कि आत्महत्या कोई सामाजिक घटना, व्यक्तिगत सामाजिक घटना है, व्यक्तिगत घटना व सामाजिक घटना है, सामाजिक परिस्थिति है। आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक कार्य के परिणाम है, जिसका उसको ज्ञान, यानी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कार्य करने के परिणाम है, जो व्यक्ति के सकारात्मक नकारात्मक कार्य के परिणाम है, जिसका उसका ज्ञान है। उसको पता है कि मेरा कार्य सकारात्मक है, नकारात्मक है। गैर सामाजिक कारण है। इन्होंने, कई लोगों ने बताया कि पागलपन आत्महत्या का कारण हो सकता है, मानसिक बीमारी आत्महत्या का कारण हो सकती है, लेकिन दुर्खिम ने माना है कि नहीं, समाज ही आत्महत्या का कारण है। सामाजिक एकीकरण की कोटि के आधार पर इन्होंने आत्महत्या के दो तरीके से डिफाइन किया है। एक सामाजिक एकीकरण की कोटि के आधार पर, दूसरा है व्यक्ति पर समाज की पकड़ के आधार पर। सामाजिक एकीकरण की कोटि के आधार पर देखें तो इन्होंने
समाज के एकीकरण की कोटि के आधार पर देखें तो इन्होंने 2 प्रकार की आत्महत्या बताई है। समाज में किस प्रकार, और एक व्यक्ति के सामाजिक पकड़ के आधार पर देखें तो सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक संबंधों के आधार पर इन्होंने आत्महत्या को बताया है। जैसे कि सामाजिक नियंत्रण के आधार पर इन्होंने विसंगतिपूर्ण, अप्रतिमानित, अनुकूलन न करना पाना, विसंगतिपूर्ण अप्रतिमानित आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या, 2 प्रकार की आत्महत्या बताई है। विसंगतिपूर्ण आत्महत्याएं की व्यक्ति समाज के जो रिचुअल्स होते हैं उनको मानना छोड़ देता है, अनुकूलन न पाने के कारण आत्महत्या करता है। वहीं भाग्यवादी आत्महत्या देखें तो दासी होते थे या सती प्रथा, एक तरह से भाग्यवादी, अपने भाग्य को समझकर, अपने भाग्य को मानकर आत्महत्या कर लेना, इस प्रकार की आत्महत्या। और सामाजिक संबंधों के आधार पर देखें तो अहमवादी आत्महत्या और परार्थवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्तिवादी हो जाता है, अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है, उसको घमंड हो जाता है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, और वो समाज से अलगाव हो जाता है। समाज से अलगाव के कारण ही समाज उसको भी दरकिनार कर देता है और समाज उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है। इस कारण आत्महत्या देखी गई है। वहीं परार्थवादी आत्महत्या देखिए तो दूसरों की परार्थ, स्वार्थ यानी अपनी स्वार्थ के लिए, और परार्थ यानी दूसरों की भलाई के लिए आत्महत्या, जैसे सैनिक लोग करते हैं, जोहर में महिलाएं करती हैं। अब इस निष्कर्ष को देखें तो कैथोलिक लोग कम आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो धर्म से जुड़े होते हैं, प्रोटेस्टेंट ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, विवाहित कम आत्महत्या करते हैं, और अविवाहित और विधवा विधुर ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। पुरुष अधिक करते हैं, स्त्रियाँ कम करती हैं, क्योंकि स्त्रियों की मेंटली स्थिति होती है वो सुदृढ़ होती है, वो इमोशनल तरीके से अपने आप को संभाल लेती हैं। बच्चे बूढ़ों की अपेक्षा युवा ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। बच्चे और बूढ़े तो कम आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो दूसरों को डिपेंड ज़्यादा होते हैं, और युवा ज़्यादा आत्महत्या करते हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है समाज का। नगरों में ज़्यादा आत्महत्या होती है, गाँव में कम होती है। सैनिक ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, नागरिक लोग कम आत्महत्या करते हैं। प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है आत्महत्या की दर, लगभग प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है। विवाहित लोगों से भी वे लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं जिनकी संतान नहीं होती या होकर मर जाती है। आलोचना की गई बोगार्ट ने की है। आत्महत्या के अन्य कारकों की अवहेलना की है। आत्महत्या के अन्य कारक भी होते हैं जैसे मानसिक पागलपन। मुख्य उद्देश्य पूर्व सिद्धांत की आलोचना है। बोगार्ट ने सामाजिक कारकों को ही सब कुछ मान लेना, अन्य कारकों की अवहेलना करना, इस कारण इसकी आलोचना की है। शिक्षा पर देखें, शिक्षा एक सकारात्मक प्रभाव स्वीकार किया है। इन्होंने शिक्षा को एक अच्छा प्रकार स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि कोई भी समाज तब तक जीवित रह सकता है जब तक उसमें समरूपता हो। समरूपता किस वजह से आएगी? शिक्षा में, क्योंकि सबको समान एजुकेशन मिलेगी। जटिल औद्योगिक समाज में शिक्षा उन कार्यों को संपादित करता है जो परिवार और नातेदारी नहीं कर पाते। जटिल समाजों में शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। बहुत सारे कारक हैं जो शिक्षा के थ्रू पूर्ण होते हैं। वयस्क पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव जो अभी तक वयस्क जीवन के लिए तैयार नहीं हुए हैं, यानी वयस्क पीढ़ी के द्वारा वयस्क पीढ़ी द्वारा अवयस्कों पर डाला गया प्रभाव है शिक्षा। कथन है कि इनका कुछ कोटेशन थी जिनको पॉइंट ऑफ व्यू करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने बताया स्वर्ग का समाज एक महिमा मंडित समाज है। समाज एक वास्तविक चेतना है। समाज एक यथार्थ वास्तविकता है, यानी सुई जनरेस है, अपने आप निर्माण हुआ है। पहले डिबेट चलती थी ना, समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है। समाज एक सुई जनरेस समाज है। समाज एक स्फुट समाज है, सुई जनरेस है। इस प्रकार की कोटेशन देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।